इला स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 9 मई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, निर्माण कामगार बोर्ड ने श्रमिकों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को कहा गया है? तो 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने स्कूलों में प्री प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? तो याद रखिएगा 3840 स्कूलों में हिमाचल प्रदेश सरकार प्री प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। कुछ ही दिन पहले 859 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल दिया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को। उसके ऊपर स्वीकृति मिल चुकी है प्रदेश सरकार को। अब हिमाचल प्रदेश में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यदि ये स्ट्रांग हो जाती तो इससे क्या होगा, प्राइमरी विंग में एडमिशन्स बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन की प्रोसेस है वो आगे बढ़ती दिख सकती है भविष्य की यदि बात करें। लेकिन यदि हम पिछले हिस्टोरिकल फैक्ट्स की कुछ बात करें तो काफ़ी अच्छी पेशकश यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। करीब हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3740 प्री प्राइमरी स्कूल थे। देखिए यहाँ पे 3640 का आंकड़ा है, मैं आपको 3740 बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? 100 नए स्कूल इसमें ऐड किए गए हैं। यदि हम पिछले आंकड़ों की बात करें 3740 स्कूलों की, तो वहाँ पर करीब 47,000 के आसपास नई एडमिशन्स दर्ज हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो इसी सरकार चाहती है कि हमारे जो सरकारी स्कूलों की साख है वो बनी रहे, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3840 स्कूलों में रिक्रूटमेंट करने का सरकार का प्रावधान है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट आज की बात करें, हम लोग अमर उजाला समाचार पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन अध्यापकों की रिक्रूटमेंट आउटसोर्स के आधार पर करेगी। तो आप लोग ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कहीं भी आपके काम में आ सकते, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले भाजपा के किस बड़े नेता द्वारा प्रदेश के लिए 1 लाख सैनिटाइजर भेजे हैं? इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से इनका संबंध है और वर्तमान में भारत के ही नहीं पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो इनके द्वारा प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिटाइजर भेजने की व्यवस्था की गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीप गुप्ता सेवानिवृत्त हुए। इनका संबंध प्रदेश के किस जिला से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है नूरपुर कांगड़ा से, और कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में कांगड़ा के एक शख्स थे जो कि वहाँ पे चीफ जस्टिस बने थे। उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इनके बारे में आपने याद रखना है, दीपक गुप्ता को आज हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि आपकी सेवानिवृत्त जो जीवन है आगे का खुशहाल रहे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे थे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। काफ़ी बड़ी बात होती है हिमाचल के छोटे से प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में यदि जज बनना। ठीक है, तो सेवानिवृत्त हुए, इनका नाम भी याद रखिएगा और इनका संबंध कहाँ से? नूरपुर कांगड़ा से है, ये भी आपने याद रखना है। सुप्रसिद्ध इंदिरा मार्केट हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जिला मंडी में। बहुत बार ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। और छोटी काशी के नाम से किस जिला को जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो जिले का नाम भी है मंडी। कांगड़ा में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था? तो वर्ष 2005 माफ कीजिएगा, वर्ष 1905 में कांगड़ा में भयंकर भूकंप आया था। काफ़ी तबाही मचाई गई थी। 5 से 6 रिक्टर पैमाने में यदि भूकंप की तीव्रता मापी जाए तो भूकंप काफ़ी खतरनाक माना जाता है। हाल ही में इंडोनेशिया में कुछ भूकंप के झटके वहाँ पे महसूस किए गए थे। और हमारे पिछले हफ्ते की बात करें तो कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों, चंबा के कुछ क्षेत्रों में भूकंप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। तो ये काफ़ी खतरनाक भूकंप था वर्ष 1905 में जो कांगड़ा में आया था। ठीक है, जब भी हिमाचल प्रदेश में भूकंप शब्द आता है तो आपके दिमाग में 1905 का कांगड़ा भूकंप आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इस हमारे सुबह के हर रोज़ जो आपको करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। आज कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं लेकर आया हूं जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा हुई है उससे प्रेरित है, क्योंकि उसमें कुछ तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स थोड़ा उसमें पुराना पूछा गया था। देखिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं इस प्रश्न में क्या ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़ा हुआ है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर के अधीन प्राचीन एवं ऐतिहासिक टेढ़ा मंदिर में के रास्ते से चल रहे निर्माण व मरम्मत कार्य के चलते खुदाई के दौरान लगभग 500 साल पुरानी शाहजहां अकबर की नहर के अवशेष मिले हैं। देखिए
अकबर काफ़ी शक्तिशाली शासक रहे, इतना तो आपको ज्ञात होगा। यदि उनके द्वारा किसी नहर का निर्माण किया गया और उसके साक्ष्य हमारे छोटे से प्रदेश में मिलते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जा सकती है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि ये कहाँ पे उनके साक्ष्य मिले थे, किस जिला में मिले थे, किस राजा के मिले थे, इस तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये प्रश्न हाल ही में जो मैंने आपको पहले कहा, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा है उससे प्रेरित ये प्रश्न है। याद रखिएगा, रमेश शर्मा थे जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इनका नाम है रमेश शर्मा। इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है इनका संबंध किस जिला से था, तो आप उसका उत्तर करेंगे कुल्लू जिला से था। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मुस्तफ़ा अल कमीदी को नियुक्त किया गया है इराक का नया प्रधानमंत्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे भी कोई पॉलिटिकली किस तरह की अपॉइंटमेंट होती है या कोई स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी आती है तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर की फैक्ट्री में कौन सी गैस लीक हुई? तो इसका सही उत्तर होगा स्टाइरीन। आपको ज्ञात होगा भोपाल गैस जब लीक हुई थी कितने ज़्यादा प्रश्न वहाँ से पूछे गए थे, कब वो लीक हुई थी, क्या उसका इफेक्ट पड़ा था, कितने लोग वहाँ पे मारे गए थे और कौन सी वो गैस थी, सबसे बहुचर्चित प्रश्न ये बना था। और अब देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उससे मिलती जुलती घटना ही सामने आई है। तो यहाँ पे जो गैस थी उस गैस का नाम है स्टाइरीन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी की फैक्ट्री में से कौन सी गैस लीक हुई? द राइट आंसर इज MIC। आपको कहीं पर MIC भी मिलता है इसकी ऑप्शन में। MIC क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। HS में भी ये प्रश्न पहले एक बार पूछा जा चुका है। देखिए दोनों प्रश्नों में गैस लीक हुई है, जिसने नेचुरली है जब कोई विषैली गैस लीक होती है तो मानव जाति को तो उसका नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। कारण क्या है ये 1984 से लेके आप लोग आज तक देखेंगे तो किसी को भी सामने कोई स्पष्ट कारण इनके नहीं आते हैं। जो दोषी होते हैं उनके साथ भी क्या होता है ये भी आपको पता होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमें याद रखना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई ये थी स्टाइरीन और 1984 में लीक हुई जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा महाअभियान शुरू किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम मिशन। नेक्स्ट वन इज विश्व रेड क्रॉस कब मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका थीम क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वन इज आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया? तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। आप लोग इमेजिन कीजिएगा कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। भारत का जो राष्ट्रीय गान है और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसके जो रचयिता है इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न कम्पिटिटिव में पूछा जा चुका है। आप लोग मुझे बताइएगा वर्तमान में क्यों सुर्खियों में, क्यों मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसका उत्तर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को, यानी जब भी मई महीना शुरू होता है जो इसका फर्स्ट मंगलवार होता है तो उस दिन को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी मेरे द्वारा बनाया गया था, यदि आप उसको देख लेंगे तो आपके बहुत से प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये महामारी क्या होता है, आप लोग दिन रात सुनते जा रहे होंगे कि ये महामारी है क्या। कोरोना महामारी की चपेट में आज आपको क्लियर करते हैं इस फैक्ट को। देखिए महामारी रोग अधिनियम बनाया गया था 1897 में। मानव जाति के समक्ष अनेक तरह की ऐसी परिस्थितियाँ आई है जब महामारी से लड़ना पड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस मानव जीवन के इतिहास में पहली ऐसी महामारी है, ठीक है। इससे पहले भी ऐसी महामारियाँ आई है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मानवता को विनाश पहुंचाया है और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। ख़त्म क्यों? या तो उनके ड्रग्स आ गए तो इनकी वैक्सीन आ गई, ठीक है। देखिए जब भी ऐसी कोई महामारी आती है तो हम लोग 1897 की बात करते उस टाइम एक एक्ट बनाया गया था। एपिडेमिक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है महामारी के लिए। दूसरा शब्द होता है इसके लिए पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है
कोई महामारी एक छोटे से क्षेत्र में फैली हो या एक देश के अंदर फैली हो। पेंडेमिक का मतलब होता है जब एक बीमारी कोई विकराल रूप ले, जैसे कोरोना वायरस की हम लोग बात करें तो इसने आज एक विकराल रूप ले लिया है, संपूर्ण विश्व में फैलती दिख रही है। उसके लिए हम बेस्ट वर्ड रहता है पेंडेमिक। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ, जो 1897 का एक्ट था उसमें कुछ इस तरह के प्रोविजन किए गए थे कि यदि इस तरह की कोई महामारी है तो कैसे उससे लड़ा जाए। काफ़ी पुराना एक्ट था। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हमारे समक्ष आती है जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर थूका जाता है, पत्थरों से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। ठीक है, उन्हें भगाया जाता है कि आप लोग हमारे क्षेत्र में क्यों आए हुए हैं। तो सरकार ने इस तरह की घटनाएं जब समक्ष आई तो सरकार ने क्या किया, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और क्या प्रोविजन किया गया कि इस तरह के कृत्य जो मैंने आपको बताए करने के लिए यदि कोई करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, गैर जमानती अपराध होगा। यदि उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी, उसे जमानत भी नहीं मिल पाएगी और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसके ऊपर जो सेपरेट में मैंने वीडियो बनाया उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वो आपका मार्गदर्शन आगे कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट। यदि मैं इस पूरे के पूरे स्लाइड की बात करूं, आपसे पूछा जा सकता है कि अतुल्या नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आप उसका उत्तर करेंगे डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या बनाया गया है, अतुल्या नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर तैयार किया गया है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स आप लोग देरी ना करें, जल्दी से आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है ilastudyco.in। आपको इस वेबसाइट पे क्यों जाना है, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हार्ड कॉपी की फॉर्म में और कुछ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है। जो प्रोडक्ट हार्ड कॉपी की फॉर्म में वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आप लोगों के घर 3 से 5 दिनों में पहुंच जाते हैं और सॉफ्ट कॉपी के प्रोडक्ट को आप इंस्टेंटली जैसे आप ऑर्डर करेंगे ऐसे ही आप उनको अपने ईमेल के माध्यम से या आप लोग ilastudy.co.in वेबसाइट पर जो आपका अकाउंट बनता है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हमारी एक ऐसी किताब है जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को हमारी टीम के द्वारा संग्रहित किया गया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे डाले गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं जिनके आप यदि हमारी वेबसाइट से परचेज करते हो तो आप निश्चित तौर पे विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।